जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जैसे कि आपको पता है, ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग टॉप 500 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको यूपीएससी और वेरियस पीएससी एग्जाम में हेल्प करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। या अब इस टॉपिक को पूरा कवर करने के बाद आप प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस आराम से टैकल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक का बटन जरूर हिट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और देखो, मैंने आप लोग के लिए क्या करके रखा है कि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं। पहले मैं आपको पूरे टॉपिक्स को कवर अप कराऊंगा, फिर पीडीएफ के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को जो है वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और ना ही सिर्फ इतना, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके एंड में मैंने मेंस के भी आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज सिस्टम का, ये आपके सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस 1 के अंदर पूछे जाता है और प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप मेंस के एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, और प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आराम से इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर हर साल जो है पूछे जाते हैं, वो आराम से आप टैकल कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से रिवर्स जो है, बताइए कि इंडस रिवर सिस्टम का कौन सा पार्ट है। तो आपको रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो गंगा ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ गया। फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रॉब्लम ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया के अंदर, उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर 4 स्टेटमेंट में दी गई है, आपको करेक्ट आंसर बताना है ना। तो अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले टॉपिक को समझो, फिर उसके बाद ये पूरे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे। कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सामने रखे हैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपका टॉपिक पढ़ते समय माइंडसेट क्लियर रहे। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आप जो है वो क्लासिफाई करो ड्रेनेज सिस्टम को इंडिया में उनके ओरिजिन के आधार पर कि कैसे वो ओरिजिन हुए। जैसे एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट रिवर्स और सुपर इम्पोज रिवर, ये रिवर कौन सी होती है। तो इसके जब तक आपको ये टर्म नहीं पता होंगे तब तक इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको टर्म्स पता होना जरूरी है और वो हर एक चीज में आपको बताऊंगा। देखो ऐसा भी आ जाता है कि रिवर्स का महत्व क्या है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं घुमा फिरा के, जिसका बहुत अच्छे से मैं आपको एनालाइज करवा के इस पूरे टॉपिक को कवर अप करवाऊंगा। तो आपको एंड तक बने रहना है। फिर कोस्टल ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के अंदर कौन से हैं, कोस्टल रिवर्स, राइट। फिर इसके अलावा देखो कौन सा स्टेटमेंट जो इंडस रिवर से रिलेटेड है कि इंडस रिवर का इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर क्या है। देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, इस पर आपको अच्छी कमांड जो है वो रखनी है। इंडस रिवर सिस्टम का कौन सा पार्ट है, राइट, ऐसी चीजें। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो सेशन को स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और भी काफी सारे टॉपिक्स जो हम कवर अप कराते हैं सिविल सर्विसेज की, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अगर आपको प्रॉपर मटेरियल्स चाहिए बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर तैयारी करने के लिए, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देखते हैं। तो हम बात करेंगे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम गाइस एक ऐसा नेटवर्क होता है नदियों का, स्ट्रीम्स का या उनकी ट्रिब्यूटरीज का। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नदियां आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे एक मेन रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, आपस में इंटरकनेक्टेड, उसको पूरी तरह से जो देखा जाता है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम सरफेस वाटर रन ऑफ को एक स्पेसिफिक एरिया से कलेक्ट करके एक कॉमन आउटलेट जैसे कि समुद्र या ओशियन तक ले जाता है। यानी कि एक जगह से रिवर ओरिजिनेट हो रही है और समुद्र या ओशियन पे जाकर मिल रही है, उस बीच में पूरी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उस रिवर की, उस पूरी चीज को कलेक्टिवली हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ये अब आपको क्लियर हो गया। अब ड्रेनेज सिस्टम की डेफिनेशन और प्रॉपर तरीके का कॉन्सेप्ट देखो, हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से प्रॉपर आपके लिए नोट्स बनाए। यानी कि ये पीडीएफ को लेने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है लेक्चर सुनने के बाद। अब देखो, हम डेफिनेशन की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है पूरी प्रोसेस जिसमें सरफेस वाटर का मूवमेंट होता है, राइट। यानी कि आपको जो नदियां दिखाई दे रही है उसका जो पूरा मूवमेंट, जहां से वो ओरिजिन हो रही है और कहां तक उसकी पूरी जर्नी जा रही है, समुद्र तक। तो जब भी बारिश या स्नो मेल्ट होती है तो पानी अपनी जर्नी शुरू करता है और फिर इवेंचुअली किसी बड़ी बॉडी ऑफ वाटर में डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे कि समुद्र या ओशियन।
अब ये कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं। अब देखो इसके अंदर हमने आपके लिए कंपोनेंट्स रखे हुए हैं कि क्या क्या चीजें पूरे ड्रेनेज सिस्टम में आती हैं। एक होता है ड्रेनेज बेसिन, अक्सर पूछा जाता है कि ड्रेनेज बेसिन बताइए, या कैचमेंट एरिया या वाटरशेड। ये तीनों चीज एक ही है, ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया या वाटरशेड। ये वो एरिया होता है जहां नदी और उनकी ट्रिब्यूटरीज पानी कलेक्ट करती हैं। इस एरिया को वाटरशेड भी कहा जाता है, जो एडजेसेंट बेसिन से सेपरेट करता है। राइट, मतलब सिंपल शब्दों में आपको बताऊं कि जहां से नदी ओरिजिन हो रही है, जहां से अपने पानी को बेसिकली कलेक्ट कर रही है, तो दैट इज कैचमेंट एरिया, वाटरशेड या ड्रेनेज बेसिन। दूसरा होता है रिवर सोर्स, नदी का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट, जो अक्सर स्प्रिंग, लेक, ग्लेशियर या मार्श होता है। यानी कई बार आपको दलदली एरिया भी नजर आएगा, कई बार आपको कोई ग्लेशियर दिखाई देगा, कई बार आपको कोई लेक दिखाई देगी, कई बार बारिश के कारण एक एरिया पर पानी कलेक्ट होता है और वो उस रिवर का सोर्स है, वो बन जाता है। फिर रिवर की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, छोटी छोटी नदियां एक बड़ी नदी में फ्लो करती हैं और इसका वॉल्यूम बढ़ाती हैं, यानी कि इसका स्पेस एरिया एक्सपेंड होता है ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से। फिर कॉन्फ्लुएंस, जहां यानी कि संगम, जहां पर दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं। रिवर कोर्स, नदी का वो रास्ता, वो पाथ जो वो अपने सोर्स से अपने माउथ तक फॉलो करती है, मतलब जहां से वो ओरिजिनेट हो रही है वहां से समुद्र में जो मिल रही है उसको अपन बोलते हैं माउथ, रिवर माउथ। और यही छठा पॉइंट है रिवर माउथ, वो पॉइंट जहां रिवर किसी बड़ी वाटर बॉडी जैसे कि समुद्र, ओशियन या लेक में भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो देखो कितने अच्छे से हमने डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है, उसके पूरे कंपोनेंट्स क्या है, ये पूरी चीज हमने कवर अप करी। अब और थोड़ा डेप्थ में अपन बढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टॉपिक की डेप्थ भी बढ़ती जाएगी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। ड्रेनेज सिस्टम की क्लासिफिकेशन, ड्रेनेज सिस्टम को गाइस ब्रॉडली तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक है एक्सोरिक, दूसरा है एंडोरिक और तीसरा है एरहिक। तो ये तीन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जो आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। अब एक्सोरिक, ये सिस्टम वो होते हैं जिनका ड्रेनेज नेटवर्क वेल डिफाइंड होता है और पानी ओशन या समुद्र तक पहुंचता है। इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, तापी जैसी बड़ी नदियों का सिस्टम जो होता है वो एक्सोरिक ड्रेनेज सिस्टम होता है, जिनका पूरा रास्ता वेल डिफाइंड है। हमें पता है कि यहां से ओरिजिनेट हो रही है और ये रास्ता फॉलो करते हुए यहां तक जाएगी, प्रॉपर वेल डिफाइंड नेटवर्क। समझ रहे हो? तो ये एक्सोरिक। एक होता है एंडोरिक, इन सिस्टम्स में नदियां इंटरनल वाटर बॉडीज ऑफ ऑफ वाटर में फ्लो करती हैं, जैसे लेक्स या स्वैम्स, और पानी इवेपोरेशन या सब सरफेस ड्रेनेज के थ्रू चला जाता है, जैसे कि लूनी नदी राजस्थान के अंदर, जॉर्डन नदी डेड सी में फ्लो करती है। मतलब समझ रहे हो आप? आपने देखा ना, कई बार नदियां जो होती हैं वो एक पॉइंट पर आकर जो है वो गायब हो जाती हैं, फिर दोबारा से रीओरिजिनेट हो जाती है कई बार, या नहीं होती, मतलब कि उनका रास्ता मेन जहां पर उसका वाटर माउथ है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, बीच रास्ते में ही गायब। तो वो एंडोरिक, कि ये इन सिस्टम में रिवर्स इंटरनल यानी कि ग्राउंड के नीचे या तो फ्लो करने लगेगी, मतलब अपना जो सरफेस वाला एरिया है वहां पर अब वो दिखाई नहीं देती। जैसे हम लोग को इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ये सब नदियां सरफेस पर बहती हुई नजर आती हैं, कुछ नदियां नहीं दिखाई देती। लूनी नदी राजस्थान बिगेस्ट एग्जांपल है ना। जॉर्डन रिवर डेड सी में फ्लो करती है, जो ग्लोबल, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, है ना। फिर एक होता है एरहिक, ये वो सिस्टम होते हैं जहां ड्रेनेज नेटवर्क कोहेरेंट नहीं होता, पानी इवेपोरेशन या ग्राउंड में परकुलेट हो जाता है, और ये सिस्टम ज्यादातर सूखे या फिर एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन में, अर्ध शुष्क जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वहां पर पाए जाते हैं, जैसे थार डेजर्ट के कुछ पार्ट्स। मतलब नदी इवेपोरेट हो गई, यानी कि इतनी गर्मी है कि उसका पानी ही गायब हो गया, खत्म। एंडोरिक और एरिक बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, एंडोरिक के अंदर ग्राउंड वाटर में जो है वो पानी चला जाता है, यानी कि वो दूसरी वाटर बॉडी में मिक्स हो गया, कि नहीं अब वो रिवर कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, वो अपने पानी को या तो ग्राउंड के नीचे जो है वो ले जाती है।
राइट। तो ये चीज एंडोरिक में आ जाएगी। एरिक मतलब बिल्कुल प्रॉपर कि उसका पानी इवोपोरेट हो गया, खत्म हो गया। तो आपको तीन डिफरेंस समझ में आ गए कि क्या क्या डिफरेंस है एक्सोरिक, एंडोरिक और एरिक में। राइट। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट आगे की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंडिया का मेजर रिवर सिस्टम। इंडिया में कई इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और कल्चरल हेरिटेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन नदियों को ब्रॉडली गाइस दो सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, एक हिमालयन रिवर, एक पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर की बात करें तो ये नदियां हिमालय से ओरिजिनेट होती है, नाम से जन्म में आ रहा है, और ये पेरिनियल होती है, यानी ग्लेशियर और स्नो मेल्ट से पानी मिलता रहता है, हमेशा इसमें पानी आएगा। ये नदी बड़ी बेसिन और एक्सटेंसिव कोर्स के साथ फ्लो करती है, यानी कि इनका कोर्स बहुत लंबा होता है। ऐसे ही पेनिनसुलर रिवर, ये नदी पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, यानी अब ये हिमालय से नहीं आएगी, अब ये इंडिया के बीच वाले एरिया से आएगी, और मोस्टली रेन फेड होती है, यानी कि इनको पानी कहां से मिलेगा, बारिश के थ्रू मिलेगा। इसलिए इनका फ्लो सीजनल होता है, यानी कि बारिश के समय पर इनका फ्लो बढ़ जाएगा और बारिश नहीं होगी तो घट जाएगा। ये नदी छोटी बेसिन और इनका कोर्स भी जो होता है वो छोटा होता है, इसके साथ ये फ्लो करती है। अब मेजर रिवर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर मेजर रिवर सिस्टम, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, पेनिनसुलर रिवर क्या होती है और हिमालयन रिवर क्या होती है। अब मेजर रिवर सिस्टम, अब ये जो पॉइंट्स और फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, अब ये आपको याद रखने हैं, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है कि आपको ये चीज याद हो जाए। तो पहला पॉइंट, इंडस रिवर सिस्टम का, इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से ये ओरिजिनेट करती है। रिपीट करो मेरे साथ, तिब्बत के मानसरोवर लेक के साथ इंडस रिवर ओरिजिनेट करती है, इंडिया से पाकिस्तान तक फ्लो करती है और अरेबियन सी में ड्रेन होती है। चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज ये इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी में काफी महत्वपूर्ण जो है वो रखती है ये रिवर, तो इसलिए ये रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बस बेसिक मैंने आपको इस रिवर से रिलेटेड फैक्ट्स बताए जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब गंगा रिवर के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं, इनके संगम से जो है वो गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में इनका संगम होता है उत्तराखंड में, और वहां पे गंगा का ओरिजिन होता है, और इंडिया और बांग्लादेश से फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती हैं। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। फिर हिंदू के लिए बहुत पवित्र बनी नदी जो है वो मानी जाती है, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये मैं आपको बेसिक सा बता रहा हूं, इसको अपन और डेप्थ में आगे चल के जो है वो कवर अप करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, तिब्बत में, जहां पर वो यारलंग जैंगपो के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, यारलंग जैंगपो के नाम से। तिब्बत से इंडिया, अरुणाचल प्रदेश और आसाम जो स्टेट्स है हमारी, वहां पर आती हैं। तिब्बत से इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होती हुई बांग्लादेश से फ्लो करती हैं, फिर गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर समा जाती हैं। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, तिब्बत से आएगी यारलंग जैंगपो, इंडिया के अंदर एंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश से असम में फ्लो होती हुई बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी, गंगा के साथ मिलेगी, डेल्टा बनाएगी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी दिबांग, लोहित और सुबनसिरी है। तो ये हिमालयन रिवर्स के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी। ब्रह्मपुत्र वैली बनाती है, बहुत मैसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, इसके कारण तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्लड भी आ जाता है, कई बार आप केसेस सुनते होंगे। अब पेनिनसुलर रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर की अगर हम बात करें तो यह है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये सब बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। इन नदियों का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चरल और रीजनल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा है। ऐसे ही वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली, नर्मदा, तापी, ये अरेबियन सी में फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। याद रखिएगा, हिमालयन रिवर्स डेल्टा बनाएंगी और ये वाली रिवर्स एस्चुरीज बनाएंगी, राइट। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पर बेसिक ज्योग्राफी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि डेल्टा और एस्चुरीज में क्या डिफरेंस है।
और अगर आपको ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, हमने एनसीईआरटी की पूरी ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर दी है, जिसमें आपको ये सब छोटे छोटे बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स आपके चल रहे हैं यूपीएससी के टॉप 500 टॉपिक्स, ये एडवांस्ड टॉपिक्स हैं, राइट। और इससे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करना रिकमेंडेड होता है, जिसके लिए हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पर, कमलाक्ष झा ऑफिशियल चैनल पर। आपको ये भी मिल जाएगी। आगे की बात करें तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा तापी अरेबियन सी में फ्लो करती हैं और एस्चुरीज पर आती हैं, है ना। तो ऐसे ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में हमने बात करी, है ना। वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करी, थोड़ा सा डेप्थ में बताता हूं। महानदी छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है, ओडिशा से होती हुई बे ऑफ बंगाल चली जाती है। गोदावरी महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती है। और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया के अंदर आफ्टर गंगा, गोदावरी। कृष्णा महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है। कावेरी जो है वो कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु पुडुचेरी में फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और अभी तो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी को लेकर काफी डिस्प्यूट्स भी होते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अंदर ओरिजिनेट होती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तापी ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लो करती हुई अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, समझे आप बात को। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स काफी सारी छोटी छोटी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हम लोग को देखने को मिलता है। फिर ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग को, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं रिवर्स के। बट उससे पहले देखो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो उसमें सभी चीज लिखी हुई है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरानी, पेन्नर, वाईगई, ये बेसिकली फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न घाट से, और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। ये नदियां जो है वो शॉर्ट होती हैं और उनका कैचमेंट्स भी जो होता है वो काफी छोटा होता है कंपेयर टू ईस्ट फ्लो मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना। तो अपन ने तो ये ऐसी नॉर्मल माइनर रिवर्स के, मेजर रिवर्स तो ये सब है, ये कुछ माइनर रिवर्स भी हैं। वेस्ट फ्लोइंग की भी कुछ माइनर रिवर्स, नर्मदा तापी के अलावा माही, साबरमती, लूनी, काफी सारी छोटी रिवर्स अरेबियन सी में भी जाकर ड्रेन करती हैं। ये रिवर्स जनरली लेंथ में छोटी होती हैं और इनका कैचमेंट एरिया भी अगेन लिमिटेड होता है। लूनी एक एक्सेप्शन हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि वो डिसअपियर हो जाती है मार्शी लैंड में, रन ऑफ कच्छ के, गायब हो जाती है लूनी। अच्छा, अगर लूनी गायब हो रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगी बताओ, ड्रेनेज सिस्टम के। मैंने भी आपको 3 कैटेगरीज ड्रेनेज सिस्टम की पढ़ाई है, याद करो, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, देखते हैं किसको अभी तक याद हो गया वो कैटेगरी। अब सुनो, इंडियन रिवर्स के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर चर्चा करूं कि इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना जो है वो होगा। देखो, पहली चीज तो इंडियन रिवर्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, क्योंकि उनकी टोपोग्राफी अलग होती है, यानी कि जिस रास्ते से वो चलती है वो रास्ता उबड़ खाबड़े जैसा भी है। क्लाइमेट वहां पर कैसा है, वहां का उस सब कॉन्टिनेंट का जियोलॉजिकल फीचर कैसा है, राइट, पहाड़ी है कि प्लेन एरिया है, ये सब चीजें। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये समझने के लिए कि रिवर का कोर्स कैसा होगा, यानी कि रास्ता कैसा होगा, है ना। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में भी ये सब चीजों को समझना जरूरी है, इंडियन रिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम थोड़ा सा समझेंगे पहले तो पेरिनियल वर्सेस नॉन पेरिनियल रिवर। अब पेरिनियल नॉन पेरिनियल में आपको डिफरेंस पता ही लग गया है, यस। पेरिनियल रिवर ये वो नदी होती है जो पूरे साल पानी इससे मिलता रहता है, पूरे साल। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, गोदावरी, क्यों? हिमालयन रिवर है, ग्लेशियर से हमेशा पानी मेल्ट होगा। एक होती है नॉन पेरिनियल रिवर, ये नदियां सीजनल होती हैं, उनका फ्लो बारिश के टाइम पे बढ़ जाता है, जैसे कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, एज सिंपल एज दैट। तो ये कैरेक्टर है पेरिनियल नदी या नॉन पेरिनियल। दूसरा है सीजनल वेरिएशन फ्लो का। अब इसमें 3 सीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं, मॉनसून, पोस्ट मॉनसून और फिर ड्राई सीजन। मॉनसून सीजन के बारे में बात करें तो बारिश के टाइम पर रिवर का फ्लो काफी बढ़ जाता है। पोस्ट मॉनसून की बात करें तो फ्लो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और ड्राई सीजन की बात करें तो नॉन पेरिनियल रिवर्स का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, या फिर पूरी तरह से नदी जो है वो खत्म हो जाती है, ड्राई, सूख जाती है। तो ये सीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तीसरा अगर हम जो है वो चर्चा करें तो रिवर रिजीम्स एंड डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, ये भी सेम वैसे ही है। मेजोरिटी ऑफ इंडियन रिवर्स का फ्लो मॉनसून पे डिपेंड करता है।
पेनिनसुलर रिवर्स ऑब्वियसली, और हिमालयन रिवर्स का फ्लो मॉनसून और ग्लेशियर मेल्ट वाटर से होता है, जो ड्राई सीजन में भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसलिए एक रिवर मॉनसून डिपेंडेंट होती है और एक रिवर होती है ग्लेशियर फेड रिजीम वाली। तो ये पूरी चीज हमने जो है वो चर्चा करी गई, इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया। और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे ग्राउंड वाटर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कैचमेंट एरिया वहां का कैसा है, ह्यूमंस ने कहीं वहां पर डैम्स तो नहीं बना दिए जो रिवर के फ्लो को रोक रहे हैं। तो ये भी और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि रिवर का फ्लो जो है वो किस प्रकार से चलेगा। और इंडियन रिवर्स को समझना और उनके सीजनल वेरिएशन का नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि प्रॉपर तरीके से वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट मिटिगेशन को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी में इन सब टॉपिक्स को जो है वो कवर अप कर रहे हो। तो होपफुली ये टॉपिक्स आपको जो अभी तक मैंने आपको बताया अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो, आप जानते ही हैं कि इंडिया एक ऐसी जमीन है जहां बहुत सारी दरिया हैं, मतलब नदियां हैं, और इन नदियों और उनके बेसिन का देश की इकोनॉमी, इकोलॉजी और कल्चर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उन रिवर्स और उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स को अब समझना डिटेल में। तो अभी तक मैंने आपको काफी सारी चीजें तो बताई दी थी, है ना, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में, है ना। अब थोड़ा और हल्का सा और डेप्थ में जाएंगे, हल्का सा डेप्थ में, और धीरे धीरे करके ये डेप्थ बढ़ती जाएगी, है ना, नॉलेज की। तो मैंने आपको क्या बताया था, इंडस रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ एग्जैक्टली प्लेस। तो तिब्बत के प्लेटू से ओरिजिनेट हो रही है। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई थी 5: झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। और इंडस का बेसिन वेस्टर्न इंडिया के एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। अब देखना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अभी आप बोल रहे होगे सर ये सेम चीज तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, फिर रिपीट क्यों कर दी। क्या होता है, हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्लास के दौरान ही पूरी चीज याद करवा देना, क्योंकि यही सब चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इसलिए आप जैसे हमारे जितने भी लेक्चर्स देखेंगे तो उसका पैटर्न यही होता है कि आप क्लास में ही पूरी चीज याद कर लें। आपको अलग अलग तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाए, पहले हल्का सा शॉर्ट में एक आइडिया दे दिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप क्लास में ही उस चीज को पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो अब याद हो रहा है हमें, है ना, अपनी परमानेंट टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में जा रहा है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसी बात पे लाइक का बटन हिट नहीं किया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करना। लेक्चर के व्यूज, मतलब यानी कि काफी सारे लोग लेक्चर को तो देखते हैं रेगुलरली, बट लाइक्स बहुत कम लोग करते हैं, तो आप लोग लाइक करिए प्लीज। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात कर की हमने अभी, ठीक है। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम। अभी तक गंगा ब्रह्मपुत्र पढ़ा, अब गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम। ये इंडिया का सबसे बड़ा सिस्टम है, जो नॉर्थ इंडिया और बांग्लादेश के बहुत बड़े एरिया में स्प्रेडेड है। गंगा का ओरिजिन उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन तिब्बत से, और मेघना बांग्लादेश में इन दोनों को ज्वाइन करती है। यस, अब एक, अभी तक गंगा ब्रह्मपुत्र आपने समझा था, अब आ गई मेघना। तो आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करवा दिया यहां पर कि मेघना जो है वो बांग्लादेश में इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। और ये बेसिन बहुत ही फर्टाइल एलुवियल एलुवियल प्लेन है, जिससे ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम, क्लियर। अब गोदावरी नदी, अब आ जाओ थोड़ा साउथ में। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूं, दक्षिण गंगा, जो अक्सर एग्जाम में ही पूछा जाता है। क्योंकि याद करो, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, गोदावरी जो है वो गंगा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। तो इसीलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये महाराष्ट्र की वेस्टर्न घाट से राइज होती है और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल तक फ्लो करती है। इसमें इंद्रवती, प्राणहिता और मंजीरा, ये इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। ऐसे ही कृष्णा रिवर सिस्टम। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है गोदावरी के बाद, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई फ्लो करती है। इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तुंगभद्रा, भीम और कोयना, या भीमा और कोयना। ऐसे ही महानदी रिवर सिस्टम, ये सिस्टम, महानदी छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है।
और ओडिशा के थ्रू ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल तक फ्लो करती है। और ये अपनी लार्ज डेल्टा रीजन के लिए फेमस है। किस रीजन के लिए? लार्ज डेल्टा रीजन के लिए। बहुत बड़ा, यानी कि लास्ट में जाते जाते ये नदी स्लो हो जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिक्स कर जाती है। फिर नर्मदा और रावी, सॉरी तापी, तो बहुत ही ज्यादा विशाल नदियां हैं पेनिनसुला की। मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नर्मदा अमरकंटक, देखो नया टर्म आपको मिल गया, नर्मदा अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, गुजरात के थ्रू फ्लो करती है, और वहीं तापी भी मध्य प्रदेश से उभरती है और महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई फ्लो करती है। और ये रिवर्स रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। अब आ गया एक और टर्म, रिफ्ट वैली, कि नर्मदा और तापी नदी रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं और बेसिन नैरो होते हैं इनके, बहुत नैरो सकरे बेसिन इनके हम लोग को देखने को मिलते हैं। फ्लो करती हुई डायरेक्टली चली जाती है कहां पर? अरेबियन सी में। ऐसे ही कावेरी रिवर सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। कावेरी कर्नाटक के वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और तमिलनाडु के थ्रू फ्लो करती है, जहां एक बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। ये दोनों राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पानी का सोर्स माना जाता है। ऐसे ही कोस्टल रिवर्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में डायरेक्टली फ्लो करती हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे हैं। ये नदियां यूजुअली बहुत छोटा सा कोर्स बनाती हैं और इनका बेसिन बहुत छोटा होता है, राइट, स्मॉलर बेसिन वाली होती हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में डायरेक्टली फ्लो कर जाती हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर होती है, यानी कोस्टल रिवर, यानी कि नदी के तट पर रिवर जो हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, बाय द वे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग को बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? क्योंकि देखो आज जिस दिन मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा बना रहा हूँ, यानी कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज ही के दिन ये अपलोड हो जाएगा। तो आज होली का दिन है बेसिकली, और मेरे नेबर जो है वो होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और एंड बाय द वे आज के दिन जो लोग देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हो, तो हैप्पी होली सभी को और सभी की फैमिली को। सो अब मैं मनाता हूँ, बट मैं बेसिकली मैं अर्ली मॉर्निंग में जो है वो मना के आ गया ब्यूरोक्रेट्स के साथ। और बाकी आने वाले समय में जब आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनोगे और आप अगर मेरी डिस्ट्रिक्ट में हो गया, मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में कभी हुआ उस दिन, तो अपन सेलिब्रेट करेंगे, राइट। तो क्या होता है कि हमेशा अभी आपको भी ये चीज सोचना चाहिए, जैसे मैं एज एन एजुकेटर मुझे पता है कि मेरा काम जो है वो टास्क जो है वो क्या है, काम क्या है। एंड वैसे ही मैं काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक हूँ। इवन जब आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए भी फेस्टिवल जैसा नहीं रहेगा, एक प्रोफेशनल वर्क की तरह रहेगा, बिकॉज आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो फेस्टिवल को फैमिली के साथ मनाओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करो। दैट शुड बी माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। एनीवेज, चलो। तो अब जो मेन काम की चीजें थी वो अपनी हो गई। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से अभी और भी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, इस लेक्चर में और भी काफी सारी चीजें हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नदियों का इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल महत्व बताइए। तो पहला, एग्रीकल्चर। रिवर बेसिन्स इरिगेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, सिंचाई के लिए। एग्री भाई, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है इरिगेशन। और आप देखते होंगे कि नदियों से नहरें जो है वो बनाई जाती हैं, कैनाल्स बनाए जाते हैं। स्पेशली इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें, जो एक मेजर फूड प्रोड्यूसिंग रीजन है, तो वहां पर पानी कैसे आ रहा है, सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो रही है? इन्हीं सब नदियों के थ्रू। हाइड्रो पावर जनरेशन, रिवर से हाइड्रो पावर जनरेट होती है, जो इंडिया की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने का काम करती है। बहुत सारी नदियों पे डैम्स भी बनाए गए हैं पावर जनरेशन के लिए। फिर नेविगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, देखो कितने अच्छे से हमने पूरे पॉइंट्स आपको सजा के दिए हैं जो आप मेंस में लिखे। रिवर्स इनलैंड वाटरवे प्रोवाइड करती हैं, जहां सामान और लोग ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली उन क्षेत्र में जहां रोड्स और रेल कनेक्टिविटी की कमी है। फिर रिवर्स और उनके वेटलैंड्स फिश पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, जो फिशिंग कम्युनिटी की आजीविका के लिए जरूरी है। फिर वाटर सप्लाई, रिवर्स अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर का प्राइमरी सोर्स है। रिवर बेसिन इंडिया की रिच बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करती है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं। इवन आपको पता है, रिवर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे डैम बनाना, एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करना,
फ्लड रिस्क को रिड्यूस करता है, और रिवर बेसिन को पल्यूशन, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और सीवेज डिस्चार्ज का फेस करना पड़ता है। तो और वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन भी इकोसिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। तो ये एनवायरमेंट को लेकर चिंताएं हैं, समझ रहे हो। अब आगे की चर्चा करें, ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज सिस्टम आपको पता है, अब पैटर्न समझते हैं आओ। ये टॉपिक हालांकि मैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी में कवर करा चुका हूं, तो जिन्होंने एनसीईआरटी कवर कर रखी होगी अच्छे से तो उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं करके रखी होगी तो भी उनको आ जाएगा, बट आई सजेस्ट कि पहले आप जाकर ज्योग्राफी एनसी मतलब पूरी एनसीईआरटी की हमने पूरी एक वो बना के रखी है सीरीज, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर पूरी सीरीज कवर कर लो। देखो अलग अलग प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न्स होते हैं। एक होता है डेंड्रिटिक, ये पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए विद डायग्राम। और मेरा एक छोटा सा मतलब वो है टास्क है आप लोगों के लिए कि आज ही आप ये पूरे डायग्राम्स देखेंगे एंड ट्राई करेंगे वो डायग्राम्स। अगर आप ये पीडीएफ ले रहे हैं तो पीडीएफ के साइड में ही हल्का हल्का ड्रॉ कर दीजिएगा, साइड साइड में, यहाँ यहाँ पर, यानी कि जहां पर डेंड्रिटिक लिखा है उसके साइड में आपने ड्रॉ कर दिया, ट्रेलिस लिखा है उसके साइड में ट्रेलिस कैसा होता है वैसा थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, जिससे कि आप रिवाइज करो तो आप बिल्कुल याद कर सको चीजों को, फिर वही सेम चीज आप मेंस में भी यूज कर सको। डेंड्रिटिक मतलब ये ट्री ब्रांचेस जैसा दिखता है, जैसे जैसे पेड़ की जो शाखाएं होती है ना वैसा दिखता है, जहां छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी से एक्यूट एंगल पर मिलती है। यहां पर एक्यूट एंगल, ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है स्टेटमेंट वाइज की, इनमें से बताओ कि डेंड्रिटिक पैटर्न कौन सा है, या मैच करो, मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट पेयर में, ऐसे आ जाते हैं। ये होमोजीनियस रॉक स्ट्रक्चर और जेंटल स्लोप्स वाले एरिया में डेवलप होते हैं। ट्रेलिस, इसमें ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर से राइट एंगल पे मिलती है, जैसे गार्डन ट्रेलिस आप देखते होंगे ना, जैसे ताजमहल के आगे आपने गार्डन बना हुआ जो है वो देखा हुआ है, राइट। तो कि आप चल रहे हो आजू बाजू जो है वो गार्डन है ताजमहल के सामने। तो वही चीज ये फोल्डेड टोपोग्राफी वाले एरिया में होती है, जहां हार्ड और सॉफ्ट रॉक रॉक ऑल्टरनेट करते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर, ये बेसिकली शेप है, पैटर्न है बेसिकली कि नदियों का पैटर्न। तो हमने चार तरीके से पैटर्न्स बनाए हुए हैं। एक डेंड्रिटिक यानी कि जैसे पेड़ की शाखाएं होती है वैसा। एक ट्रेलिस मतलब राइट एंगल पे आपको जो है वो ट्राइब्यूटरीज मिलती हुई नजर आएंगी। एक रेक्टेंगुलर, नाम से समझ में आ रहा है, इसमें मेन रिवर और ट्राइब्यूटरीज का बैंड राइट एंगल पे होता है। ये बेसिकली फॉल्टेड या जॉइंट रॉक स्ट्रक्चर में बनता है। रेडियल, ये उसके ऊपर मिलेगा, माउंटेन पर्वत के ऊपर आपको मिलेगा। इसमें जो नदियां जो होती है वो एक सेंट्रल हाई पॉइंट से बाहर निकलती है, रेडिएट करती हैं। और ये वॉल्केनिक कोन्स या डोम शेप्ड माउंटेन्स में कॉमन होता है, यानी कि आप सोचो कि एक पर्वत के ऊपर चोटी पर नदी का सोर्स है, नदी निकल रही है, वहां से पानी निकल रहा है, तो वो हर डायरेक्शन में बहेगा ना, तो वो होता है रेडियल। तो ये चार टाइप्स हैं ड्रेनेज पैटर्न के, जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रेनेज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं? चार फैक्टर्स हैं। एक होता है टोपोग्राफी, एक रॉक टाइप, एक होता है क्लाइमेट, और एक होता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। टोपोग्राफी, लैंड का स्लोप फ्लो डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। बहुत गहरी स्लोप्स डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती हैं, और हल्की फुल्की स्लोप्स जो होती हैं वो मियांड्रिंग स्ट्रीम्स बनाती हैं। मियांड्रिंग याद करो, ज्योग्राफी में हमने कवर किया है, जैसे सांप ऐसे ऐसे चलता नहीं है, जैसे सांप का जो चलने का जो तरीका होता है वो मियांडर, नदी भी ऐसे ही फ्लो करती है, उस टर्निंग को जो है वो हम लोग मियांडर कहते हैं। और वहीं से ऑक्सबो लेक भी निकलती है। याद आ रही है ये सब टर्म्स जो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं? अगर जिनने पढ़ा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो कि यस सर, रिकॉलिंग समझ में आ रही है चीजें। नेक्स्ट, रॉक का टाइप। अब भाई देखो, जिस पत्थर पर, चट्टान पे नदी चल रही है, उसको रगड़ रही है, उसको भी चेंज कर रही है, उसको भी क्रश कर रही है, तो अगर वो हार्ड सरफेस होगा तो नदियां इतनी इजीली जो है वो उसको इरोड नहीं कर पाएंगी। बट अगर वो सॉफ्ट सरफेस हुआ तो नदियां उसको इरोड करके नदी अपने डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि नदियों का फोर्स इतना तेज होता है कि वो पहाड़ों को काट कर जब वैली बना सकती है तो कुछ भी कर सकती है। और ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नदी का फोर्स ही जो होता है वो अपने खुद ब खुद डिसाइड करती है, और धीरे धीरे करके अपने उसको चेंज करती है, कोर्स को, रास्ते को चेंज करती है। तो रॉक टाइप ड्रेनेज पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। होमोजीनियस रॉक डेंड्रेटिक पैटर्न्स बनाते हैं, और ऑल्टरनेटिंग हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स ट्रेलिस पैटर्न बनाते हैं। ट्रेलिस यानी कि वही राइट एंगल पे।
क्लाइमेट की बात करें तो रेनफॉल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, जो ड्रेनेज पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करता है। हमने डिस्कस किया ना, ज्यादा बारिश होगी तो नदी का फ्लो ज्यादा रहेगा, कम होगी तो नहीं रहेगा। फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पहले के समय पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई हैं उन्होंने भी ड्रेनेज पैटर्न को शेप किया है। जैसे रीसेंट अपलिफ्ट रेडियल पैटर्न को प्रोड्यूस करता है। हिमालय अपलिफ्ट होगा, रेडियल पैटर्न को ये वो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने जो है वो समझी काफी डिटेल में, है ना। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे। आपस में रिवर को इंटरलिंक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी। आज की डेट में हम नदियों को एक साथ लिंक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिन क्षेत्र में सूखे की समस्या है उसको रिजॉल्व करने के लिए, नेविगेशन को इंप्रूव करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा रिवर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितने अच्छे से लिखा है हमने नोट्स में। इसका एम यह है कि सरप्लस रिवर, यानी कि जिस रिवर का पानी ज्यादा है वहां से पानी को ऐसे क्षेत्र में पहुंचाया जाए, कैनाल्स के थ्रू, जलाशय रिजर्वायर के थ्रू, कि जहां पर पानी कम है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र की मेजर ट्राइब्यूटरीज पे शॉर्टेज रिजर्वायर, सॉरी स्टोरेज रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस करता है इंडिया, नेपाल और भूटान में। और पेनिनसुलर रिवर्स को इंटरलिंक करने का एम पेनिनसुलर कंपोनेंट्स के अंदर है। यानी कि हमने इस पूरे पॉलिसी जो प्रोजेक्ट जो बनाया, पॉलिसी जो तैयार करी है, इसमें हमने हिमालयन रिवर्स के लिए अलग करी है, पेनिनसुलर रिवर्स के लिए अलग करी है। एनीवेज, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। देखो कितने अच्छे से पूरे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, कि सूखे की समस्या को कम करना, फ्लड की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करके, पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज के लिए प्रोवाइड कराना, हाइड्रो पावर जनरेट करना, इनलैंड नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करना। राइट। इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, पीने की समस्या अवेलेबल, समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, और पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था प्रोवाइड कराने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एनर्जी सिक्योर करेगा, फ्लड कंट्रोल करेगा, नेविगेशन इंप्रूव करेगा। बट कुछ कमियां भी हैं, कमियां आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल पॉइंट वाइज हमने लिखवाया हुआ है, जब मेंस में यूज कर सकते हो एज इट इज। सबसे पहली चीज तो, जहां पर भी रिवर को लिंक करोगे तो हो सकता है कि रिवर ब्रॉड हो जाए, हो सकता है क्या होगी ये। अब जब नदी को आप रोक कर उसका डायरेक्शन चेंज करोगे या कनेक्ट करोगे कैनाल्स वगैरह के थ्रू, तो उस बीच आने वाले जानवर, पेड़, जितने भी लोग, जिनकी बस्तियां हैं, जिनके गांव हैं, उनको वहां से हटना पड़ेगा। तो इसमें इकोलॉजिकल और सोशल इंपैक्ट होता है, जैसे कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करना होता है और काफी सारे प्रजातियों का घर जो है वो उनसे छीन लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसमें काफी हाई होती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी हो जाता है, कई बार आपस में राज्यों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, और चल ही रहा है हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा। रिवर फ्लो का पैटर्न में चेंजेस आ जाता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की अनसर्टेनिटी होती है, कि लॉन्ग टर्म ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, है ना। तो वो चीज है। फिर इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, पहला है इंडिया का प्रोजेक्ट। नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, इसका पहला प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में केन और बेतवा नदी को लिंक करेगा। इसमें हमें देखने को मिलता है कि दाऊधन डैम और कैनाल सिस्टम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर जो है वो काम चल रहा है। दमन गंगा पिंजल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट, गोदावरी कावेरी लिंक प्रोजेक्ट। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स को डिले फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न, इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग के एग्रीमेंट्स को लेकर, और फंडिंग का भी चैलेंजेस काफी ज्यादा हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सब फैक्ट्स भी आप ध्यान में थोड़ा सा जो है वो रखिएगा। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अभी हमने चर्चा करी, डिस्कशन किया। अब जो हम बात करेंगे वो है नदी के प्रदूषण और उसके संरक्षण की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की नदियां कई प्रकार के पल्यूशन से ग्रस्त है। सबसे बड़े जो प्रदूषक हैं, बेसिकली पल्यूटेंट्स जो नदी को खराब कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, औद्योगिक अपशिष्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं।
तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनसे निकलने वाला जो अनट्रीटेड या कम ट्रीट किया हुआ वेस्ट वाटर, जो कि हैवी मेटल्स जैसे लेड, मरकुरी, कैडमियम के साथ साथ केमिकल और बहुत सारे जहर, टॉक्सिन्स, इनको नदियों में छोड़ देता है। तो सबसे बड़ा कारण है नदियों के खराब होने का, वो है इंडस्ट्री से निकलने वाला ये गंदा पानी, वेस्ट वाटर, ये पल्यूटेंट्स, ये हैवी मेटल्स, ये याद रखना है। दूसरा है सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट, जो कचरा होता है ना, सीवेज का घरेलू कचरा। तो शहरी क्षेत्रों में आने वाले अनट्रीटेड सीवेज जो ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेंस, न्यूट्रिएंट्स को ले आते हैं, जो कि नदियों में ऑक्सीजन की कमी करता है और यूट्रोफिकेशन को जन्म देता है। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पर यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन बताएंगे। ये टॉपिक को भी मैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में काफी डिटेल में कवर करवा चुका हूं। ऐसे ही एक होता है कृषि अपवाह, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, खे, खेत है, इसमें फर्टिलाइजर डलते हैं, कीटनाशक डलता है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स डलते हैं, जो बेसिकली खेत में जब पानी डाला जाता है तो उस पानी के माध्यम से ये बेसिकली नदियों तक पहुंच जाते हैं। तो ये भी अगेन खतरनाक है, नदियों को पल्यूट कर रहा है। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, धार्मिक प्रथाएं, नदियों में मूर्तियों और धार्मिक सामग्रियों का विसर्जन किया जाता है, जो कि कई बार नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, जो नदी के अंदर आ जाते हैं और नदी के नीचे मौजूद जो प्रजातियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, नदी को पल्यूट करते हैं, है ना। इसके अलावा अंत्येष्टि जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्रिमेशन, अवशेष, रिमेन्स, क्रिमेशन रिमेन्स। तो कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि नदियों में हम जिसे अस्थियां विसर्जन कर देते हैं ना, कई बार तो पहले तो डेड बॉडीज तक को जो है वो नदियों में छोड़ दिया जाता था। पता है आपको ये वाली चीज, किस किस को पता है? आप अब तो बैन हो गया है। पहले डेड बॉडीज को डायरेक्टली नदियों में जो है वो विसर्जित कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, बट फिर भी नदियों के अंदर ये प्रैक्टिसेस होती हैं कि जो अस्थियां जो होती हैं उनको विसर्जित किया जाता है ना, तो ये भी कई बार नदियों को प्रदूषित करती हैं बहुत ज्यादा। प्लास्टिक वेस्ट तो है ही, प्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रो प्लास्टिक भी जिसमें शामिल है। तो छोटे छोटे जो मछलियां जो होती हैं वो इस माइक्रो प्लास्टिक्स को खा लेती हैं, जो बायो एक्यूमुलेशन का काम करते हैं, फिर बायो रेमिडिएशन होता है। तो ये सब टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्म्स आपको समझना जरूरी है। ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वगैरह में कवर हो जाते हैं, साइंस में, जनरल साइंस में, ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है? पहला है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यूट्रोफिकेशन से ऑक्सीजन की कमी होती है और जल में रहने वाले जो जीव जंतु जो होते हैं उन पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के कारण बायोडायवर्सिटी खत्म होती है, जैव विविधता खत्म होती है। फूड चेन में हम लोग को देखने को मिलता है कि दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान जो है पहुंचता है, कोलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री जैसे रोग जो है वो शामिल होते हैं। ये वाटर बॉर्न डिजीज है। हैवी मेटल पॉइजनिंग से मानव शरीर में काफी सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। प्रदूषित पानी का सीधा संपर्क स्किन इंफेक्शन भी जो है वो करता है। यस, तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है ह्यूमन हेल्थ में। वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है, स्किन डिजीज होती है, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो अब उपाय क्या है? तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ऐसे काफी सारी जो स्कीम्स हैं ये चलाई जा रही हैं इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। देखो आप, नेशनल रिजर्व रिवर कंजर्वेशन प्लान फोकस करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू मेजर रिवर्स को जो है वो पॉल्यूशन फ्री बनाने में मदद करता है। लो कॉस्ट सैनिटेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है, नमामि गंगे प्रोग्राम। ये सब प्रोग्राम्स की अच्छी आपको जानकारी। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांसफर करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना कि जहां पर पानी ज्यादा है जिस नदी में, और जहां पर जिस क्षेत्र में पानी कम है,
तो ऐसे पानी ट्रांसफर करो जिससे कि काफी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, इवन वाटर की क्वालिटी कुछ एरिया में से इंप्रूव भी होती है, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। तो ये सब पूरी चीजें जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही इंडिया के अंदर वाटर डिस्प्यूट्स भी हम लोग को जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कावेरी नदी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स कौन सी राज्यों के बीच चल रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, है ना। वाटर शेयरिंग से रिलेटेड मुद्दा है। अब सभी रिवर्स का मुद्दा यही है, वाटर शेयर, सभी स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उनमें एक ही नॉर्मल सा इशू है, वो है वाटर शेयरिंग को लेकर, कि हर एक स्टेट चाहती है कि उसके पास ज्यादा पानी अवेलेबल हो। कृष्णा का डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश स्टेट्स के बीच में चल रहा है। गोदावरी नदी का डिस्प्यूट जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के बीच में भी चल रहा है। तो ये चीज है। अब थोड़ा सा देखो, हमने आपको इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट भी दे दिया। हालांकि टॉपिक जीएस पेपर 1 का है, बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी। आपको मेंस का जब आंसर लिखना होता है या फिर प्रीलिम्स में भी अगर आपसे पूछेंगे तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का लगेगा, बट होगा वो पॉलिटी से जुड़ा। तो आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या कहता है? ये आर्टिकल पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो कानून बना सकते हैं कि जिससे कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए वो एक कोड बना सकते हैं, राइट। और इवन सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कोर्ट को जो है वो रोक सकते हैं कि वो हस्तक्षेप ना करे मामले में, अगर उन्होंने ऑलरेडी ट्राइब्यूनल बना दिया है तो। याद रखना, ऐसे ही इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 था, जो जिसके तहत ट्राइब्यूनल्स बनाई जाती हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ट्राइब्यूनल्स मतलब पता है ना, कोर्ट बनाई जाती है, अदालत बनाई जाती है कि भाई नदियों का विवाद से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो इस ये फलाना अदालत जो है वो इस पर डिसीजन देगी और इसका डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा। अब देखो ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स के क्या रोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स किसके थ्रू बनी गई है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ये मैंने भी आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि 262 लिमिट लगा देता है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को, राइट, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है क्योंकि वो कानून को इंटरप्रेट करती है, जो कि उसकी अगेन एक स्पेशल पावर है ना। अब आज की डेट में क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस पॉइंट को भी हमने यहां पर आपके लिए शामिल कर दिया। तो क्लाइमेट चेंज के चलते हमें देखने को मिलता है कि रिवर का फ्लो जो है वो चेंज हो रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंटेंसिफाई हो गई है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। पानी कम होता जा रहा है इवेपोरेशन के तहत, गर्मी बढ़ रही है ना, क्योंकि पता ही होगा आपको। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है, कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। वो भी तो रिवर के कोर्स को अफेक्ट करेगी ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सीजनल रिवर्स, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं काफी तेजी से, अगेन रिवर का फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीजें, और उसके कारण फ्लड और ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ लिंक कर सकते हो। सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है इन सब मेल्टिंग के कारण। रन ऑफ पैटर्न जो है वो चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये बताया जा रहा है ना कि बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है, इवेपो ट्रांसपिरेशन का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये सब चीजें, सेडिमेंटेशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। ज्यादा बारिश होगी तो मिट्टी जो है वो उखड़ेगी, ज्यादा पानी मिट्टी को अपने साथ बहाता हुआ ले जाएगा। तो यही सब सेडिमेंटेशन बढ़ते जा रहे हैं जो वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिवर फ्लो में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, वाटर क्वालिटी बुरी तरह से जो है वो डिस्टर्ब होगी, जो कि अगेन किसको अफेक्ट करेगा? समुद्र में रहने वाली प्रजातियों को। काफी सारी प्रजातियों का घर खत्म होता जा रहा है इस इशू के चलते, माइग्रेटरी स्पीशीज पर इफेक्ट पड़ रहा है। माइग्रेशन पैटर्न प्रजातियों का खत्म होता जा रहा है। जैसे पहले के समय पर साइबेरियन क्रेन्स हमारे यहाँ पर आया करती थी, अब नहीं आ रही है। काफी सारे एरियाज में उनका आना बंद हो गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। यस, तो ये सब चीजें जो है वो हम लोग ने आपके लिए अलग से मेंशन जो है वो करके दी हुई हैं। अब इकोनॉमी के साथ भी देखो, हमने जैसे पॉलिटी के साथ लिंक किया, एनवायरमेंट के साथ लिंक किया, वैसे ही इकोनॉमी के साथ लिंक कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमने बनाया है। अब आप बोलो कि इसमें कोई कमी छोड़ी हमने। रोल ऑफ रिवर्स इन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल है? लाइफ ब्लड कहा जाता है एग्रीकल्चर का। ये पॉइंट लिख दोगे तो मजा आ जाएगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स इसमें आप लिख दो, आपको मजा आ जाएगा। सामने ले जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको और आपको भी, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लाइफ ब्लड ऑफ एग्रीकल्चर, रिवर्स प्राइमरी सोर्स है इरिगेशन का इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि
मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है, आपको ऑलरेडी पता है। फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनल वेरिएशन भी है, इंडो गैंगेटिक प्लेन जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्राइब्यूटरीज है, हाई फर्टाइल एरियाज है, वहां पर एलुवियल डिपॉजिट्स हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, याद करो एलुवियल डिपॉजिट्स के बारे में, हिमालयन फुट हिल्स पे जो है वो पाए जाते हैं। यस, याद आ रहा है आप लोग को ज्योग्राफी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले उस चीज को आपको कवर अप करना है, और उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट है हमारे पास, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाइड्रो पावर जनरेट हम लोग करते हैं, ये इससे इकोनॉमी में बूस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है, हाइड्रो पावर जो है वो जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हम एनर्जी सिक्योरिटी अचीव कर पा रहे हैं, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स, इससे आएगा पैसा, और पैसा बचेगा भी, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है ना। कंजेशन रिड्यूस होगा, कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होंगी, नेविगेशनल चैलेंजेस जो है वो रिजॉल्व होंगे, जिन एरियाज पर रोडवेज नहीं है, रेलवेज की प्रॉब्लम्स है, वहां पर नदी के थ्रू आप पहुंचा सकते हो बेसिक नीड्स का सामान। टूरिज्म इंक्रीज होगा, है ना, रिवर टूरिज्म बन रहा है, तो ये सब चीजें। फिर देखो डिजास्टर मैनेजमेंट को हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। कारण क्या होते हैं बाढ़ आने के? हैवी रेनफॉल, बहुत तेज बारिश होगी तो बाढ़ आएगी। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटेंगे तो, क्योंकि पेड़ जो होगा वो रोक के रखता है पानी को, सोख के रखता है, रोक के रखता है, दोनों बोल सकते हो आप, है ना। रिवर बेल्ट के अंदर जो सिल्ट, जो हम लोग को देखने को मिलता है, मिट्टी, गड़गड़ी मिट्टी जिसको हम लोग ना गदगद मिट्टी जो होती है, तो वो बेसिकली जमी हुई रहती है, तो वो वाटर कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो रिड्यूस कर देती है, और उसके कारण ओवरफ्लो होने लगती है रिवर, क्योंकि वो सोखती नहीं है, फिर अंदर ग्राउंड तक जो है पहुंचाती नहीं है पानी को। पर्कुलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो नहीं हो पाता इसमें। और ये सब सिल्ट वगैरह जो होती है ये पोल्यूशन के कारण जो है वो ज्यादा डेवलप होती है। फिर अर्बनाइजेशन, हमने जो है वो घर बनाना शुरू कर दिया, अचानक से जो है वो नदी का फ्लो बढ़ेगा और वहां पर बाढ़ आ जाएगी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमने रखा नहीं, बॉम्बे, कर्नाटक, ये सब एग्जांपल्स हैं भाई। देखिए अब यहां पर बारिश के कारण जो है वो इतनी फ्लड आई कि हालत खराब हो गई। हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम वो वाला वीडियो देखा, उसका ओरिजिनल वीडियो, वो फ्लड का ही तो वीडियो था, लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, क्यों? अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज ने वेदर पैटर्न को जो है वो चेंज कर दिया, ज्यादा रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, उसके कारण फ्लड हो जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम हमने डेवलप नहीं किया, कई बार डैम फट जाते हैं, है ना। इफेक्ट्स क्या है फ्लड के, बाढ़ आने के इफेक्ट्स क्या होते हैं? लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, कई बार बहुत सारी बीमारियां पानी से होने वाली वो फैल जाती हैं। इकोनॉमिक लॉस भी होता है काफी ज्यादा, एनवायरमेंट को बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। देखो पूरी चीज डिटेल में एक एक पॉइंट सजा के आपको दिया हुआ है। फ्लड मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज क्या है? तो भाई आप डैम और रिजर्वायर बनाओ, उसको प्रॉपर मेंटेन भी करो, है ना। फ्लड वॉल्स तैयार करो, एम्बैकमेंट्स तैयार करो, बैरियर्स बनाओ, जिससे कि फ्लड वाटर जो है वो एंटर ना कर पाए पॉपुलेटेड एरियाज में। ठीक है, डीप, आप नदियों को डीप कर सकते हो, गहरा कर सकते हो, चौड़ी कर सकते हो, जिससे कि वो अपने एक्स्ट्रा पानी को जो है वो मैनेज कर सके। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो तैयार करो अर्बन एरियाज में, एक्सेसिव वाटर को रिमूव करने के लिए प्रॉपर निकासी होनी चाहिए, यानी कि पानी कहां से एग्जिट करेगा उसकी प्रॉपर लाइन बनाओ। फिर प्रॉपर फ्लड फोरकास्टिंग वार्निंग सिस्टम स्टैब्लिश करो, प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद कंस्ट्रक्शन करो, पेड़ पौधे लगाओ, पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करो, फ्लड इंश्योरेंस स्टैब्लिश करो कि जिससे कि फाइनेंशियल लॉस कम हो सके, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस शुरू करो, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो कि अगर कोई डिजास्टर होने की संभावना होती है तो वो भी इन्वॉल्व होकर जो है वो पार्टिसिपेट करें। फिर ऐसी हमारे पास काफी सारी एजेंसीज है, सेंट्रल वाटर कमीशन और दूसरी एजेंसी। सेंट्रल वाटर कमीशन सबसे टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्लड मैनेजमेंट का काम करती है इंडिया के अंदर, फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग का काम करती है, प्लानिंग करती है, डिजाइन करती है, इंप्लीमेंट करती है, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट को मॉनिटर करती है, इवेल्युएट करती है फ्लड कंट्रोल मेजर्स को, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसी हमारे यहाँ एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस करती है इंक्लूडिंग फ्लड रिलीफ और रिहेबिलिटेशन। स्टेट गवर्नमेंट भी फ्लड मैनेजमेंट मेजर्स को इंप्लीमेंट करने का काम करती है स्टेट लेवल पर। लोकल लेवल पर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे तो आप भी इन्वॉल्व रहोगे इन सब चीजों में, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आएगी तो आप भी व्यवस्था करोगे पूरी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, दैट्स इट। तो देखो
आपको मजा आया कि नहीं आया? ये पूरे लेक्चर को आपको पढ़ने के बाद ये चीज क्लियर हुई कि आपने भाई ये सिर्फ रिवर्स ऑफ इंडिया एंड ड्रेनेज सिस्टम के टॉपिक को बेसिक तरीके से नहीं पढ़ा, बल्कि यूपीएससी के एंगल से आपने कवर किया पूरी चीजों को, पीएससी के एंगल से आपने पूरी चीजों को, यानी कि कंप्लीटली सिविल सर्विसेज के एंगल से कवर किया, जिसमें हमने पॉलिटी के साथ भी लिंक किया, एनवायरमेंट के साथ भी लिंक किया, इकोनॉमिक्स के साथ भी लिंक किया, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी लिंक किया, और बेसिक जो फैक्ट्स है उनसे रिलेटेड वो पढ़ा दिए। जनरली कोचिंग में क्या होता है, बस बेसिक फैक्ट पढ़ा के आगे बढ़ जाता है, इतना डेप्थ में नहीं जाया जाता। क्यों? क्योंकि उनको मतलब ही नहीं, उनको कवर करा के आगे बढ़ना है। बट यहां पर आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। अब ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस को जो है वो आप ट्राई करिएगा अटेम्प्ट करने की। एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, जहां पर आपको मैं इनकी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता हूँ, और भी करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीजें जो हमारे चैनल पर आती हैं, उन सब चीजों की आपको पीडीएफ जो है वो पूरी की पूरी वहां पर मिलती है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, और अब बढ़िया तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।